हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउट फिक्स चैनल। आज हम इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं या वो चैप्टर प्रिपेयर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि 1.5 आवर या ये वन शॉट वीडियो वगैरह देखकर क्या आप पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो? क्या ऐसा होता है कि आपने ये वीडियोस देख लिए हैं और एक इसके क्वेश्चंस करके देख लिए हैं और फिर जब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, या तो वो 1 मार्कर हो या 3 मार्कर हो या 5 मार्कर हो या केस स्टडी हो, तो आप उसे इजिली सॉल्व कर लेते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैथ सेल्फ प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप इन सब चीजों के साथ साथ सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप उस चैप्टर के मास्टर हो ही नहीं सकते हो। तो सेल्फ प्रैक्टिस, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस किसी भी चैप्टर की सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए उसे प्रॉपर स्टेप्स में करना होता है। और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि हमें किसी चैप्टर की प्रैक्टिस कैसे करनी है और कैसे हम वो चैप्टर इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि उसका कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए और हम वो करने के लिए रेडी हों। ठीक है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि मेरे चैनल में ना बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं ना लाइक्स हैं। तो अगर आप, और ऐसा क्यों है वैसे बता दूं, क्योंकि मेरा चैनल नया है। तो अगर आप लाइक्स या सब्सक्राइबर्स देख के ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आपसे कुछ कहने का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हो, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये चैप्टर जो आपको प्रिपेयर करवाने वाली हूँ वो कैसे करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के सारी चीजें बताऊंगी जो जो इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं, जो आपने पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को 5 टाइप्स में डिवाइड करवाऊंगी। कैसे? वो सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में आते हैं और चैप्टर में दिए हुए हैं, वो मैं 5 टाइप्स में डिवाइड करूंगी और हर टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से करना सिखाऊंगी। जब आप ये 5 टाइप्स के क्वेश्चन करना सीख जाओगे, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगी। वो लिस्ट होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। और उन क्वेश्चंस के आंसर, उन क्वेश्चन को पहले आपको खुद सॉल्व करना है और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन और आंसर डिस्कस करूंगी। ठीक है। तो इस तरह आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो वीडियो देख के सीखा है, तो आपने कितना सीखा है। ओके। तो अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर प्रिपरेशन की तरफ। चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इन 5 चीजों की जरूरत होगी। ये चीजें अगर आपने समझ ली हैं, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फर्स्ट थिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आपने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ जरूरत होने वाली है वो ये 3 हैं, और सबसे ज्यादा जो जरूरत होने वाली है वो है टेन थीटा की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये तो ठीक है कि इसके फॉर्मूले तो चलो आप लर्न कर लोगे, लेकिन जो सेकेंड थिंग है कि आप ये कैसे पता करोगे कि ये जो आपने ट्राइंगल कंसीडर किया है, ऑब्वियसली आप राइट एंगल ट्राइंगल ही लोगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा जो लाइन है वो हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हाइपोटेन्यूज को कैसे डिसाइड करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो एंगल बी के जस्ट अपोजिट जो रे होती है, जो एंगल बी के जस्ट अपोजिट लाइन होती है, वो है एसी। ठीक है। तो ये जो एसी होता है ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज। इसके बाद जो हमारा एंगल फ्रेम होता है, जैसे यहाँ पे थीटा बन रहा है, ये थीटा, इसके अपोजिट साइड जो होती है वो हमारे पास हमेशा होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये जो बीसी है, अब तो यही बचा हुआ है, तो इसका मतलब है ये बेस। तो क्या चीजें आई? 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, जो गिवन एंगल है उसके अपोजिट है परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट ऑफ द साइड है वो है आपका बेस। इसके बाद जो सेकेंड थिंग है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको वैल्यूज लेनी होंगी, वो वैल्यूज आपको किस किस की लेनी होंगी? वो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। आपको इन्हीं एंगल्स की ज्यादातर वैल्यूज यूज होंगी, इसके अलावा किसी एंगल की वैल्यूज यूज नहीं होती हैं।
फिर इसके बाद आता है थर्ड थिंग, ये तो आपने 7th 8th 9th में पढ़ा ही होगा। क्या है ये? अगर आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर आपके पास दो लाइंस हैं, मान लीजिए ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, और इन दोनों लाइन को एक लाइन कट कर रही है, इस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों लाइन जो है एल एंड एम, ये पैरेलल लाइन है, ओके। तो ये जो दोनों पैरेलल लाइन है, तब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे फ्रेम होते हैं? तो इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? सबसे पहले इन दोनों लाइन के अंदर जो एंगल बनेंगे, यानी इंटीरियर साइड जो एंगल बनेंगे, वो होते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इस लाइन के और इस लाइन के अंदर साइड बन रहे हैं। अब ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब ये इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे पता करेंगे? तो ये देखो, ये आपका एंगल 1 बन रहा है, इसके बाद आप एंगल 2 को छोड़ दो, फिर आप इस साइड आ जाओ, एंगल 3। तो ये क्या हो गए? सॉरी, एंगल 1 आपका बन रहा है, आप क्या करो, एंगल 2 को छोड़ दो और आप आ जाओ एंगल 4 पर। ये देखिए यहाँ पर, यहां से आप गए, इसे लिया और यहां आ गए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये क्या होगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह एंगल 2 आपने लिया, ठीक है, एंगल 1 को आपने छोड़ दिया और फिर आप कहाँ गए? एंगल 3 पर। यानी ये और ये, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ सकते हो कि इस साइड का और इस साइड का एंगल, और इस साइड का और इस साइड का जो एंगल होता है, वो क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गई हमारी थर्ड थिंग। इसके बाद हम आते हैं जो मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे बहुत अच्छे से समझना। यहाँ देखो, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कब फ्रेम होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन तब फ्रेम होता है कि जब नीचे से कोई चीज कोई है और वो ऊपर की किसी चीज को देख रहा है, या किसी पर्सन को देख रहा है, या कुछ भी देख रहा है। तो जब हम नीचे खड़े होके, या कोई भी चीज नीचे खड़े होके ऊपर के साइड देखा जाता है, तो तब फ्रेम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप देखो, मान लो यहाँ कोई पर्सन है और ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है। तो ये पर्सन इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो ये जो लाइन है, यानी इस पर्सन और इस बिल्डिंग के टॉप की को मिलाने से जो हमें लाइन मिल रही है, वो होती है आपकी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब हमें दूसरी लाइन की भी जरूरत होगी, तभी तो एंगल बनेगा। तो दूसरी लाइन हम कैसे कंसीडर करेंगे? ये पर्सन जो देख रहा है वो इस तरफ देख रहा है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन किस साइड बनेगी? जिस साइड पर्सन देख रहा होता है। तो ये आपकी बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी। तो यहाँ पर जो एंगल फ्रेम होता है, ये जो एंगल फ्रेम होता है, ये आपका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इसे आप थीटा या फाई किसी से भी डिनोट कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पर। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि यदि कोई ऊपर से नीचे वाली चीज को देख रहा है, ठीक है। मान लो आपके पास ये ऊपर वाली चीज है, और जिस जो यानी ये ऊपर जो है वो नीचे वाली चीज को देख रहा है। तो यहां से यहां तक मिलने पर जो लाइन बनती है, अब हमारी लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी? ये, ठीक है। अब लाइन ऑफ साइट तो मिल गई, लेकिन हमें तो एंगल भी चाहिए, एंगल बनाना है, तो एंगल के लिए दूसरी रे चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी? यहां से बंदा कहाँ देख रहा है? यहां देख रहा है। तो ऑब्वियसली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी, ये, ठीक है, क्लियर। ये बंदा इस साइड देख रहा है, लेफ्ट साइड या आपके जो भी साइड हो। तो इस साइड यदि देख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस साइड बनेगी। यहां पर इस साइड देख रहा था, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन इस साइड बन रही थी। तो ये जो एंगल आपका बनता है, ये होता है आपका थीटा एंगल, और ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी बनाते हैं, और ये जो दोनों एंगल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आप देख रहे हो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये इनके लिए ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। इसलिए मैंने आपको पैरेलल लाइंस का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, क्योंकि वो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन में यूज होते हैं। अब हम आते हैं कि हमने जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उन्हें कितने पार्ट में कैटेगराइज किया है। तो चैप्टर को क्वेश्चंस को मैंने 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया है।
उनमें जिसमें 1 एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, सेकंड जिसमें 2 एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, थर्ड जिसमें 1 एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, फोर्थ जिसमें 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और फिफ्थ वन जिसमें 1 एंगल ऑफ डिप्रेशन और 1 एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। आपको 3 एंगल ऑफ एलिवेशन 3 एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको बस इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। तो अब हम हर टाइप का क्वेश्चन समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आने पर आपको क्या सॉल्यूशन करना है। टाइप ए क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अब हमें सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। अगर हमने करेक्ट फिगर ड्रॉ कर लिया तो हमारे क्वेश्चन को करेक्ट करने के चांसेस 80% हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा फिगर रॉन्ग है तो क्वेश्चन तो किसी भी तरह हम करेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो फिगर ड्रॉ करने का मेथड देखो, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो सबसे पहले तो हमने टावर लिया, मान लो आपका टावर ये है, ठीक है, ए बी, ये आपका टावर है। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर का टॉप कहां पर है, यहाँ पर, और बन क्या रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, तो हमें क्या मिलेगी, लाइन ऑफ साइट। अब पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड में हमने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को हमने टॉप ऑफ द टावर से मैच कर दिया या ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी बन गई लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टावर का फुट कहां पर है, पॉइंट ए पर, तो ये जो पॉइंट है इस फुट ऑफ द टावर से कितने मीटर अवे है, 30 मीटर अवे, तो ये आपका हो गया 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब ये इस 30 डिग्री कहां से आ गया, यहां आपने देखा यहाँ कॉमा था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। बीच में उन्होंने डिस्टेंस बता दिया है, लेकिन ये सेंटेंस पूरा यहां तक कंटिन्यू होता है, इज 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है इन्होंने, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट ऑफ द टावर क्या हुआ, ए बी, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, ए बी की चाहिए है। अब जब भी आपके पास अभी हाइट ऑफ द टावर है तो ऑब्वियसली ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अब हम जब भी ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो हम ये कैसे पता करें कि अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा ले और हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप ये देखो, जब भी आपकी एक लाइन, कोई भी लाइन या तो बेस हो या हाइपोटेन्यूज हो या परपेंडिकुलर हो, और वन एंगल आपको दिया हुआ होगा राइट एंगल ट्राइंगल का, तो आप उसकी दूसरी लाइंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 30 मीटर जो है वो आपको, मान लीजिए ये पॉइंट आपका सी था, तो इसमें ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर दिया है, यानी एक लाइन की वैल्यू आपको दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये वाली लाइन यानी ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम निकाल सकते हैं। इसके बाद ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, तो यहाँ पर देखो आपको चाहिए है ये, गिवन है ये, तो ऑब्वियसली आप क्या क्या लोगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लोगे। ये होता है परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि 30 डिग्री के सामने है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है टेन थीटा का, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल बी ए सी, इन ट्राइंगल बी ए सी हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं, टेन थीटा, यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम क्या लेंगे, टेन 30 डिग्री। इसके बाद क्या आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, अपॉन बेस यानी कि 30, ठीक है। या तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, बी ए अपॉन सी ए, और फिर उसके बाद आप वैल्यू पुट कर लो बी ए अपॉन 30। अब टेन थीटा की, टेन 30 की जो वैल्यू होती है, तो ये तो आपको लर्न करनी होगी, ये होती है 1 अपॉन रूट 3, और यहां पर आपका आ जाएगा बी ए अपॉन 30, ठीक है। दिस इंप्लाइज बी ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी,
ये 30 आपका यहाँ चला जाएगा और आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा √3। अब हमारा डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो इरेशनल नंबर आ रहा है, तो हम कभी भी आंसर इरेशनल नंबर में नहीं देंगे। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे कि यहाँ जो √3 है इसे हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 30 को फैक्टर्स यानी 3 के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 × 10 अपॉन √3। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया, √3 इंटू √3 इंटू 10 होल अपॉन √3। तो ये √3 और ये √3 हो गया कैंसिल। तो आपको आंसर क्या मिल गया, BA इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब करेंगे टाइप बी क्वेश्चन। टाइप बी में हम दो टाइप के क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। पहले तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऑब्जेक्ट के सेम साइड है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो आपके सेम साइड बन रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के। इसी तरह अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो आपके एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन रहे हैं, इसके आइदर साइड, यानी एक आपका यहाँ बन रहा है और एक आपका यहाँ बन रहा है। तो पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद इस टाइप की। तो इस क्वेश्चन के लिए जो टाइप बी का फर्स्ट है वो है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमने कहा कि इस पॉइंट पर तो भाई एरोप्लेन है, फिर जो पॉइंट ग्राउंड से लिया गया है वो पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया। इस पॉइंट से इस एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये हमारे लाइन ऑफ साइट बन गई। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनेगी, क्योंकि ये यहाँ पर देख रहा है एरोप्लेन के साइड, इसलिए हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ये बन गई। इसके बाद ये एंगल जो बन रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये तो 45 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड। अब ये एरोप्लेन 15 सेकेंड तक थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, फिर क्या होता है, द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। एरोप्लेन जब 15 सेकेंड में आगे बढ़ेगा, मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया है, तो ये जो एलिवेशन है यानी कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑब्वियसली वो चेंज होगा। अब जो यहाँ खड़ा हुआ पर्सन है वो इसे देखेगा, तो अब लाइन ऑफ साइट जो हमारी होगी वो हमारी ये होगी, ये 15 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो अब लाइन ऑफ साइट यहाँ होगी, तो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन अब चेंज हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या हो गया है, चेंजेस टू 30 डिग्री। अब क्या हो गया है, ये 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर। तो ये जो एरोप्लेन है ये 3000 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें हाइट भी मिल गई। तो हमें फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो हमें एरोप्लेन की स्पीड चाहिए। स्पीड चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एरोप्लेन यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम ले रहा है ये तो हमें पता है कि 15 सेकेंड्स ले रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है हमें वो चाहिए होगा। तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे पता करने के लिए हमें ये लाइन बनानी होगी। ठीक है, जब ये लाइन आएगी तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम इसके पैरेलल लाइन एक यहाँ बनाएंगे, या फिर 90 डिग्री एंगल हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ही। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री एंगल है तो अब हमें क्या करना है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई पॉइंट। तो सीधी सी बात है कि हमें चाहिए है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए है कि एरोप्लेन को यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस लगा। तो यहाँ से यहाँ आने में अब ईडी बीसी के इक्वल है, तो हम सीधे सीधे बीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा जो एम है बीसी की वैल्यू, क्यों, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर आपका डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो है बीसी, और जो टाइम उसमें लग रहा है वो है 15 सेकेंड्स। तो यहाँ टाइम तो हमें पता है लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीसी की वैल्यू देखो, अब हम यहाँ पे कौन से ट्राइंगल्स ले सकते हैं हमें वो देखना है।
तो हमें चाहिए है बीसी की वैल्यू। बीसी की वैल्यू डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीसी किसी भी ट्राइंगल का मेंबर नहीं है ना। तो बीसी को निकालने के लिए हम इसे पार्ट्स में भी निकाल सकते हैं। अगर हम एसी को देखें तो एसी किसी ट्राइंगल का मेंबर है, हाँ, ये एडीसी का मेंबर है, ठीक है। अब जो दूसरा ट्राइंगल है, यानी कि जो एडीसी है, वो एक ट्राइंगल है और उसका एक पार्ट एसी है। अब बीसी एसी पता हो जाएगा, तो अगर हमें एबी भी पता हो जाए तो एसी माइनस एबी करके, एसी में से एबी माइनस करके हम क्या कर सकते हैं, बीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एबी की वैल्यू के लिए भी हम देख रहे हैं कि एबी भी एक ट्राइंगल का पार्ट है, जो है ट्राइंगल एईबी, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से एसी और एबी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे कि हमें बीसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो कैसे करेंगे, पहले हम ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल आप पहले कंसीडर कर सकते हो, हम लेते हैं इन ट्राइंगल एईबी, एईबी। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहिए, अब आप देख रहे हो ये 3000 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये भी 3000 मीटर होगा, ठीक है। तो ये 3000 मीटर है, ये एंगल गिवन है और हमें ये चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये गिवन है और ये हमें चाहिए। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने पर हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलता है, मिलता है 10। तो यहाँ पर लेना पड़ेगा 10 45, क्योंकि यहाँ एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री। 10 45 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3000 होल अपॉन ए बी, ठीक है। अब 1045 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 3000 अपॉन ए बी। तो इससे हमें ए बी की वैल्यू मिल गई, इससे हमें ए बी की वैल्यू मिल गई 3000 मीटर, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ए बी की वैल्यू हमें 3000 मीटर मिल गई। इसके बाद जो हमारा आता है, वो आता है, हमें निकालना है ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू के लिए हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। एडीसी में अब वैसे ही ये हमें पता है, ये हमें जानना है, यानी परपेंडिकुलर पता है, बेस जानना है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे। तो और एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो हम लेंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 3000 अपॉन ए सी, ठीक है। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 1 अपॉन रूट 3, दैट इज इक्वल टू 3000 अपॉन ए सी। तो आपके ए सी की वैल्यू आ जाएगी 3000 रूट 3 मीटर। अब हमारे पास ए बी की भी वैल्यू है यहाँ पर, और हमारे पास ए सी की भी 1 मिनट 3000 अपॉन ए सी, हाँ, हमारे पास ए सी की भी वैल्यू है। अब ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे, बी सी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी, बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। तो ए सी आपका हो गया 3000, ए बी हो गया 3000, सॉरी ए सी हो गया 3000 रूट 3 एंड ए बी है आपका 3000। तो ये आपका आ गया 3000 अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद ये वैल्यूज अब हम पुट करेंगे हमारे स्पीड के फॉर्मूले में। यहां पर आएगा BC अपॉन 15 सेकेंड, तो BC की वैल्यू हो गई 3000 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 15। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको मिल जाएगा 200 रूट 3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपको इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसे आप 1000 से डिवाइड कर दो और 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको किलोमीटर पर आवर में आंसर मिल जाएगा। टाइप बी, सेकेंड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल एट द फुट ऑफ द टावर। तो अब हमारे पास यहाँ दो चीजें, क्या क्या चीज है, यहाँ है हमारे पास एक हिल और है एक टावर, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर, तो हिल के टॉप से टावर के फुट तक, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है।
अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? ऑब्वियसली अगर आप टावर के नीचे से इस हिल को देख रहे हो तो इस साइड फेस करके देखोगे तो ये आपकी आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और आपका जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक, इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फुट ऑफ द हिल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अब हमें हाइट किसकी दी हुई है? टावर की, तो ये टावर आपका 50 मीटर हाई है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, यानी कि हमें हिल की हाइट चाहिए, तो हम ऐसा ले लें ए बी सी डी, और इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो इसे लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ए बी यानी हमें चाहिए हिल की हाइट यानी बीसी की हाइट, तो बीसी को अगर हम एच ले लें, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? पहले तो अगर हमें एच चाहिए तो एच चाहिए तो एच किस ट्राइंगल का पार्ट है? एच है ए बी सी का पार्ट, ठीक है। ए बी सी का पार्ट है एच, तो इसमें क्या है? ये है 50 मीटर टावर, है ना। तो ये 50 मीटर है, तो अगर हम यहाँ से इतना ले लें, यहाँ से इतना ले लें, तो यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा हो जाता है 50 मीटर, ठीक है। और ये पूरा हमने एच ले रखा है, ओके। तो ये पूरा हमारा जो 50 मीटर आ रहा है और ये पूरा एच है, यानी कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें सीई की वैल्यू चाहिए, ठीक। सीई की वैल्यू अगर हमें चाहिए है तो हम क्या कर सकते हैं? पूरा बीसी भी कंसीडर कर सकते हैं और उसमें ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो बीसी हम पूरा कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए है तो हमें ये वैल्यू तो पता होनी चाहिए, ए बी की वैल्यू। अब ए बी की वैल्यू कैसे मिलेगी? क्योंकि अगर ये भी नहीं पता होगा, ये भी नहीं पता होगा, तो केवल एंगल की हेल्प से तो हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। केवल एंगल की हेल्प से तो हम नहीं निकाल सकते, हमें किसी ना किसी साइड की वैल्यू तो चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले ट्राइंगल ए डी बी कंसीडर करेंगे। ए डी में बी में देख रहे हो आप, ये वाली साइड दी हुई है और ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो इन दोनों की हेल्प से हम ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, यहां पर क्या होगा? एडीबी में एंगल क्या बन रहा है? 30 डिग्री। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें लेना होगा क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू हमें चाहिए है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज एडी, एडी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 50 और बेस की वैल्यू आपकी है एबी, ठीक है। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री यानी 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन ए बी, तब आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी 50√3, 50√3 और मीटर, ये हो गया ए बी की वैल्यू। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू मिल गई 50√3। अब हम ट्राइंगल लेंगे ए सी बी। इन ट्राइंगल ए सी बी, इसमें क्या आ गया? इसमें भी हमें परपेंडिकुलर और बेस लेना है, तो परपेंडिकुलर और बेस लेंगे तो ऑब्वियसली tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री आ गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये तो 50 हो गया, तो ये हो गया 50 प्लस सीई, है ना। और यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 50√3, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू है आपकी √3, यहाँ आ गया 50 प्लस सीई अपॉन 50√3। हम क्या करते हैं, इस h के प्लेस पर इसे h ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 प्लस h, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 50√3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 150, 150 इज इक्वल टू 50 प्लस h। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 150 माइनस 50 यानी 100 मीटर, ठीक है। अब h की वैल्यू 100 मीटर है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू हिल की चाहिए है, यानी हमें BC की वैल्यू चाहिए है। BC की वैल्यू है CE प्लस EB, तो इससे क्या मिलेगा हमें? CE की वैल्यू हमें मिल गई 100 और
EB की वैल्यू तो 50 थी ही, तो हमारा आंसर आ गया 150 मीटर। ठीक, तो ये हमारा हो गया हिल की हाइट। नाउ टाइप सी क्वेश्चन जिसमें वन एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा। तो ये क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर। तो यहाँ टू पोल्स है और इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहाँ पहले हम टू पोल्स ले लेते हैं और इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 15 मीटर। उसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट पोल कौन सा है और सेकंड पोल कौन सा है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल, टॉप ऑफ द सेकंड पोल से, यानी कि यहां से टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल को देखा जा रहा है और क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ जो भी खड़ा हुआ है वो इसे देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि इस पोल की हाइट जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हमारे इस पोल की हाइट ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो इससे हमें मिल जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मिल गई। अब ये कहां पर देख रहा है, ये इस साइड देख रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो ऐसे बनेगी। ठीक, इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, the angle of depression of the top of the first pole as seen from the top of the second pole is 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री है। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24 मीटर, सेकेंड पोल की आपकी हाइट दी हुई है, ये दी हुई है 24 मीटर, तो आपको हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल चाहिए, यानी कि इस पूरे की हाइट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो आपका एंगल दिया है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बनाते हैं और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये भी हमें मिल जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब इसके बाद ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई पॉइंट है। आपको चाहिए क्या है इस क्वेश्चन में, आपको चाहिए है ए ई की वैल्यू, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल की वैल्यू चाहिए है। अब फर्स्ट पोल आप देख रहे हो कि AD और CB दीज टू आर इक्वल, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इतना पार्ट तो हमें पता चल गया कि ये 24 मीटर है। अब हमें पता करना है ये वाला पार्ट केवल। ठीक है, तो इस पार्ट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये वाली लाइन भी आप देख रहे हो इसके इक्वल होनी चाहिए, तो ये आपका हो गया 15 मीटर। अब केवल चाहिए ED की वैल्यू, AE की वैल्यू के लिए अब हमें चाहिए ED की वैल्यू, जिससे कि हम इसे और इसे ऐड करके AE की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ED की वैल्यू के लिए, ED किस ट्राइंगल का पार्ट है, ED आपका EDC का पार्ट है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में क्या एक एंगल और एक साइड की वैल्यू दी हुई है, हाँ ये एंगल भी दिया हुआ है और ये साइड भी दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल EDC, इन ट्राइंगल EDC, इसमें क्या लेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए है और इसकी गिवन है, तो यानी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ED अपॉन BC, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू ED अपॉन 15। तब आपके ED की वैल्यू मिल गई, ED की वैल्यू क्या मिल गई, 15/√3। ठीक है, 15/√3 हमारी ED की वैल्यू आ गई। ED की वैल्यू 15/√3 और AD की वैल्यू कितनी है 24, यानी AE की वैल्यू कितनी हो गई, इज इक्वल टू AD प्लस DE, दैट इज इक्वल टू AD यानी 24 प्लस DE यानी 15/√3। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 24 15/√3, इससे क्या मिलेगा हमें, आप सबसे पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, तो हम इसे यहीं पर रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करने पर 15√3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5
तो ये आपको मिल जाएगा 5√3। अब हम यहाँ वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 5√3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 + 5√3। नाउ वी सॉल्व टाइप डी क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, आपको केवल एक एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से किसी लाइट हाउस की हाइट इन्होंने दी हुई है। मान लीजिए ये आपका लाइट हाउस है और इसकी हाइट दी हुई है 75 मीटर। उसके बाद ये कह रहे हैं द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब दो शिप्स के, यानी कि इस सी में यहाँ पर दो शिप्स होंगी, उससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो मिल रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि इस शिप का एंगल 30 डिग्री हो रहा है या इस शिप का 30 डिग्री हो रहा है। तो इसके लिए जो एंगल छोटा होता है, जैसे कि 30 डिग्री छोटा होता है, तो वो ज्यादा झुका हुआ होता है, वो ज्यादा टिल्टेड होता है, और जो बड़ा होता है वो कम टिल्टेड होता है। तो अगर हम ये लाइन ऑफ साइट बना रहे हैं, तो आप देख रहे हो जब ये वाली लाइन ऑफ साइट बन रही है तो ये इसके ऊपर झुकी हुई है, और अगर हम ये वाली लाइन ऑफ साइट बना रहे हैं तो ये क्या बनेगी, ये थोड़ी सी स्ट्रेट बनेगी। तो ऑब्वियसली अब यहाँ से इस शिप और इस शिप को देखा जा रहा है, यानी पर्सन किस साइड देख रहा है, इस साइड। इसका मतलब है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहाँ पर। अब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ हो गई, और जैसा कि हमने अभी कहा कि ये वाला एंगल जो यहाँ को देख रहा है वो एंगल बनना चाहिए आपका 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका बन गया 30 डिग्री। इसके बाद जब यहाँ से देख रहा है, यानी यहाँ से इसे देख रहा है, तो ये एंगल आपका बन गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री एंगल बन गया और ये 30 डिग्री एंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इन लाइंस को भी ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर अब आप देखो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 45 डिग्री ये है, तो ये और ये ट्रांसवर्सल ले लोगे तो ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो अब आपका फाइनल फिगर रेडी है। तो ये हो गया ABCD। हमें चाहिए क्या है इसमें, इसमें ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब आपने लिया था फर्स्ट शिप यहाँ है, सेकेंड शिप यहाँ पर है, यानी कि हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देख रहे हो जो ए बी है, ए बी किस ट्राइंगल का पार्ट हो गया आपका, अगर ये 90 डिग्री है तो जो आपका ए बी हो गया वो डी ए सी का पार्ट हो गया। ठीक है, तो यदि आपको बी सी की वैल्यू पता हो, है ना, बी सी और ए सी की वैल्यू पता हो, तब आप ए बी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दिख रहा है कि बीसी जो है वो ट्राइंगल डीबीसी का पार्ट है। ठीक, तो बीसी निकालने के लिए डीबीसी ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल डीबीसी, अब डीबीसी में आपका लाइन और एंगल दोनों दिया हुआ है, साइड और एंगल। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि हमें बीसी की वैल्यू चाहिए है। तो हम लेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन बीसी। tan 45 की वैल्यू है आपकी 1, और यहाँ पर आ जाएगा 75 अपॉन बीसी। तब BC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 75 मीटर। ठीक, इसके बाद अब हम आगे आते हैं, BC की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब हमें चाहिए है AC की वैल्यू। तो AC किस ट्राइंगल का पार्ट है, DAC। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल DAC। DAC में ये वैल्यू गिवन है, ये अननोन है, तो हमें ये चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस फिर से आ गया, और एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AC। Now tan 30 degree, that is 1 upon √3 is equal to 75 upon AC, and in this way we will get the value of AC is 75√3। ठीक है, 75√3 हमारे AC की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें चाहिए है, सॉरी यहाँ पर BC था, ये BC है। ठीक है, अब हमारे पास AC की भी वैल्यू है, BC की भी वैल्यू है, तब हमें क्या चाहिए है, AB चाहिए है। तो AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। तब आपको क्या मिल जाएगा, AC की वैल्यू है 75√3
BC की वैल्यू है 75, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 75 √3 - 1 मीटर। ठीक है। अब यदि आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो आप √3 की वैल्यू पुट करके इसे पूरा सॉल्व करके तब आंसर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं टाइप ई की तरफ। टाइप ई क्वेश्चन जिसमें आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया होगा। तब इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। तो क्या कह रहे हैं ये कि सबसे पहले इनके पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। ठीक है। और कोई केबल टावर है तो ऑब्वियसली जो केबल टावर है वो इस बिल्डिंग से ज्यादा हाइट का है। क्यों? क्योंकि इस बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप यानी केबल टावर के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग नीचे होगी तभी तो पर्सन नीचे से ऊपर देख रहा है। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और ये बन गई हमारी लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब ये जो बन रहा है एंगल ये कितना है? ये एंगल है आपका 60 डिग्री। ठीक। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि यदि हम इसी टावर के फुट को देखें यहां पर ही खड़े होकर तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यानी ऊपर से नीचे देखने पर। ठीक है। तो ये जो बन रहा है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है। और क्योंकि हम यहां से यहां देख रहे हैं यानी कि किस साइड देख रहे हैं, राइट साइड या आपके लेफ्ट साइड देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं कि इस साइड देख रहे हैं इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये होनी चाहिए यानी कि हम राइट साइड देख रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका एंगल क्या होना चाहिए? क्या दिया हुआ है इसमें? 45 डिग्री। तो ये एंगल है आपका 45 डिग्री। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तब हमें क्या क्या पॉइंट मिल रहे हैं? ए, बी, सी, डी एंड ई। अब ये क्या कर रहे हैं? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें इस पूरे टावर की हाइट चाहिए यानी कि हमें ई ए की वैल्यू चाहिए। ई ए की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे? ई ए आप देख रहे हो दो पार्ट्स में डिवाइड है, ईडी और डी ए। ठीक है। ईडी जो है आपका किसका पार्ट है? ईडीसी का पार्ट है। लेकिन ईडीसी में ईडी निकालने के लिए आपको एक साइड और चाहिए जो कि नहीं है। इसका मतलब है हमें अभी दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? यहां पर आप देख रहे हो अब हमें डी ए चाहिए। डी ए चाहिए यानी कि हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ये वाला ट्राइंगल लें हम, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है। तो डी ए की वैल्यू के लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे क्योंकि बी सी इज इक्वल टू डी ए है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल सी ए बी। इन ट्राइंगल सी ए बी आपको क्या मिल जाएगा? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 7 अपॉन बेस दैट इज ए बी। तो ए बी की वैल्यू tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन ए बी। देन ए बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7 मीटर। ठीक है। ए बी की वैल्यू आपको 7 मीटर मिल गई तो आपकी सी डी की भी वैल्यू क्या हो गई? 7 मीटर। अब हम ट्राइंगल कौन सा ले सकते हैं? इन ट्राइंगल ई डी सी। यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है। ई डी सी में हम क्या लेंगे? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ई डी और बेस जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है सी डी। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7। तो यहाँ से हमें ई डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ई डी की वैल्यू मिल जाएगी tan 60 की वैल्यू होती है √3 तो ये हो जाएगा 7 √3। ठीक है। अब हमें मेन किसकी वैल्यू चाहिए थी?
टावर की हाइट चाहिए थी, तो टावर की हाइट है हमारी ई ए इज इक्वल टू ई डी प्लस ए डी। अब ए डी तो हमें मिल गया है, ए डी यहां से हमें 7 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ईडी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7√3, तो 7√3 प्लस 7, तो हमारा आंसर आ गया 7√3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। आपने देखा ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे में क्लियर हो तो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट दे रही हूँ जो क्वेश्चन आपको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखने हैं, और मैं कुछ ही दिनों के अंदर मैं अपना दूसरा वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें उसके सॉल्यूशन और उसके आंसर्स को डिस्कस करूंगी, जिससे कि आप क्लियर कर सकते हो कि आपने करेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं। आप अपने सॉल्यूशन और आंसर्स को चेक कर सकते हो।